गो टू हेल। पीहू ने गुस्से में आकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उफ, तुम्हारी इसी अदा पर तो मेरा दिल बाहर निकल कर आता है प्रिया रघुवंशी। मुझे पता है जब तक मैं तुम्हें खुद नहीं मनाऊंगा ना, तुम यूं ही नाराज बनी रहोगी। पर कोई नहीं, जो मज़ा तुम्हें खुद से मनाने में आएगा वो फ़ोन पर कहाँ आएगा। सो मिसेज सचान, वेट फॉर माई ड्राइवर। पुलकित ने खुद से हंसते हुए कहा और लाइट ऑफ करके सो गया। हाँ, सोने से पहले उसने पीहू को गुड नाइट मैसेज करना नहीं भूला था। गुड नाइट पीहू, टेक केयर, सी यू सून, लव यू। पर पीहू कहाँ सो रही थी? वो तो अपनी खुद थोड़ी देर पहले की हुई बेवकूफ़ी पर सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मासी जी क्या सोचेंगी अब मेरे बारे में? हे भगवान, मैं कौन सा मुंह लेकर उनके पास जाऊंगी। पीहू इन सब बातों में उलझी हुई थी कि फिर से उसकी मोबाइल की एक बार मैसेज टोन बज उठी। बाबा जी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बात नहीं कर रही हूँ तो मैसेज कर करके पका रहे हो मुझे। पीहू चाहे कितने भी गुस्से में बड़बड़ कर ले, बिल्कुल पुलकित के मैसेज को पढ़े बिना चैन उसे भी कहाँ आ रहा था। उसने फ़ोन उठाया और मैसेज ओपन करके पढ़ने लगी। हाँ, बड़े आई लव यू वाले। पीहू ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा। उसने फ़ोन का व्हाट्सएप मैसेंजर ऑन किया और एक मैसेज टाइप करके पुलकित के नंबर पर सेंड कर दिया। भाड़ में जाओ। पुलकित ने फ़ौरन पीहू का मैसेज ओपन करके देखा और उसके मैसेज को पढ़ते ही वो बड़ी ज़ोर से हंसने लगा। तो अब तुमने मुझे भाड़ में भेज दिया प्रिया रघुवंशी। कोई बात नहीं, अब तुमने भेजा है तो जाना तो पड़ेगा ही। अब लौट कर तभी वापस आऊँगा जब तुम खुद मुझे लेने के लिए आओगी। समझी मिसेज वुड बी पुलकित सचान। पुलकित अपने फ़ोन को सीने से सटाए मन ही मन सोचते हुए थोड़ी देर में सो गया। पुलकित के मैसेज का इंतजार करते करते जब काफ़ी देर तक उसका कोई मैसेज नहीं आया तो उसने फ़ोन के व्हाट्सएप मैसेज को खोलते हुए कहा, अब कहीं नाराज होकर तो नहीं बैठ गया है। हो जाने दो, मुझे क्या, काम तो उसने ही किया है ना ऐसे। मुझे गुस्सा आ गया और अगर वो फिर गुस्सा भी है तो बना रहे, मुझे क्या। पीहू ने भी फ़ोन को एक तरफ रख दिया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी और थोड़ी देर में वो भी आखिर सो ही गई। अगली सुबह सुमित के कमरे में सूरज की रोशनी के साथ साथ ठंडी हवा भी आ रही थी और इनसे परेशान होकर अमित बार बार इधर उधर करवटें ले रहा था। सोनम नहा धोकर बाथरूम से बाहर आई और अपने गीले बालों को झटकते हुए बालकनी में चली गई थी। लगातार खनकती चूड़ियों की आवाज़ अमित के कानों में पड़ रही थी और वो इस खनक से परेशान होकर पास पड़े तकिए को अपने कानों के ऊपर रखकर लेट गया। पर चूड़ियों की खनक अब भी उसके कानों में पड़ रही थी और इस आवाज़ में एक आवाज़ और जुड़ गई थी, सोनम के पैरों में चमकती पायल की छन छन की आवाज़। सोनम अब कमरे में आ चुकी थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने माथे पर छोटी सी बिंदी लगा रही थी। अमित उसे तकिए के नीचे से देख रहा था और सोच रहा था, आप यहाँ आते ही कितना चेंज हो गई हैं जहान। कल तक आपको देखकर पहचानना भी मुश्किल था कि आप मिसेज सोनम रघुवंशी हैं और आज आपकी ये चूड़ियाँ, ये पायल, ये सब चिल्ला चिल्ला कर बता रही हैं कि यू आर माइन। सोनम अमित को सोता हुआ समझकर जल्दी जल्दी रेडी होकर वहाँ से निकल जाना चाहती थी। सो वो बस जल्दी जल्दी हाथ चलाती ही जा रही थी, इस बात से अनजान कि जिससे बचने के लिए वो ये सब जल्दी जल्दी कर रही है वो तो कब से बेड पर बैठकर उसे ही नहीं आ रहा है। रेड बॉर्डर की येलो शिफॉन की साड़ी पहने हुए सोनम अमित को सुबह की बसंती बयार जैसी खूबसूरत लग रही थी। उस पर साड़ी से मैच करते हुए लाल पीली चूड़ियाँ, कानों में मैचिंग पर छोटे छोटे झुमके, आंखों में काजल और पैरों में छम छम पायल। ओफ, आपने तो खुद को पूरी तरह से बदल लिया है धर्मपत्नी जी। अमित के होंठ धीरे से फड़फड़ा उठे थे। कल पुणे के एफएमसी में जो सोनम रघुवंशी थी, आज दिल्ली में वो सिर्फ अमित रघुवंशी की पत्नी लग रही हैं। गीले बालों को पूछने के बावजूद भी उनमें से पानी बूंद बूंद करके सोनम के पीठ को भिगो रहा था और ये बूंद बूंद टपकता हुआ पानी किसी की प्यास को जगा रहा था। ये सब करने के बाद सोनम ने जैसे ही सिंदूर की डिब्बी उठाई, उसके होंठों पर एक प्यारा सा मुस्कान आ गया। कैंपस में रहने के बावजूद उसके माथे पर सिर्फ एक छोटा सा कतरा मांग में सिंदूर का लगाती थी और उसे अपने बालों से छुपाना पड़ता था। पर अब वो यहाँ अपनी पूरी मांग भर सकती थी सिंदूर से, जो दूर से ही सबको ये बता देगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने सड़ू अकड़ू डेविल रघुवंशी की है। उसने सिंदूर दानी को खोला ही था कि उसे लगा कि उसके पीछे कुछ हलचल सी हुई है। उसने पीछे पलट कर देखा तो अमित उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ था, जो उसके पीठ पर बूंद बूंद टपक रहे पानी को बड़े ध्यान से देख रहा था। पर अमित को खुद को इस तरह देखने से सोनम सिटपिटा गई और तुरंत ही ड्रेसिंग के सामने से हटकर एक और खड़ी हो गई। आप कब से इतनी सुबह जागने लगी जान? अमित ने हौले से मुस्कुराकर कहा। जब से हम आपकी जिंदगी में शामिल हुए हैं, हमेशा के लिए। सोनम खड़े होकर हौले हौले मुस्कुरा रही थी। अमित सोनम के पास आया और चुटकी भर सिंदूर लेकर उसकी मांगों में सजा दिया। इस लम्हे को जीने के लिए कितने दिन से तरस रहा था मैं, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अमित ने उसके कमर में अपनी बाहों को मजबूती से फंसा लिया था। आ, आ, हमें देर हो रही है साहब, छोड़िए, हमें जाने दीजिए। सोनम नजरें झुकाए एक एक शब्द को अटक अटक कर कह रही थी।
अरे पर मैंने आपसे कहा था ना कि घर पहुंचकर खुद से आपको एक पल के लिए भी अलग नहीं होने दूंगा मैं। अमित के हाथ उसके कमर से फिसलते हुए उसके पीठ पर आ गए थे। अमित की छुअन सोनम को खुद में सिमटने पर मजबूर कर रही थी। आप कितनी लापरवाह हैं धर्मपत्नी जी। आप ऐसे ही पूरे दिन रहेंगी गीले बालों और कपड़ों के साथ तो बीमार पड़ जाएंगी। अमित ने अपने हाथ में पकड़े हुए टॉवल को सोनम के पीठ पर रख दिया और उसके गीले बालों को आहिस्ता आहिस्ता पोंछने लगा। ये तो बस ऐसे ही सूख जाएंगे। आपको बस हमारे लिए परेशान होने का बहाना चाहिए। वैसे आप लोगों के लिए एक सवाल है, क्या ये सब रोमांस असल ज़िंदगी में होते हैं या फिर सिर्फ कहानियों में? आप सब लोग कमेंट करके बताना किसके किसके पति उनके बाल सुखाते हैं और कौन कौन हमारे पति महोदय ऐसे हैं जो अपने अपनी पत्नियों के बाल सुखाते हैं। सोनम अमित की तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। अमित ने सोनम के गले में टॉवल फंसाई और उसे अपनी तरफ खींच लिया। सुबह सुबह आप क्या सोच कर बैठी हैं जान? मुझे होश में रहने देंगी या फिर? अमित सोनम के कान में धीरे से बोलता है और सोनम नजरें झुकाए अमित के कंधों को जोर से पकड़े हुए खड़ी थी। बालों से टपकते हुए ये मोती मुझे आपकी तरफ बिना कुछ कहे ही बुला रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मैं इन मोतियों को अपने होठों से चुमकर अपने दिल में रख लूं। अमित के होंठ एक बार फिर से सोनम के कान के पास हिले। पलके झुकाकर यूं ना शर्माइए हुजूर, तुझे सीने में छुपाने की खता कहीं हम ना कर बैठे। आप जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाइए। सोनम ने खुद को अमित की बाहों से निकालने की कोशिश करते हुए कहा। मतलब आपको मेरे पास नहीं रहना है, ये जानते हुए भी कि 10 दिन बाद मुझे यहाँ से जाना है? हाँ। अमित ने सोनम को धीरे से छोड़ा और खुद अलमीरा खोलकर अपने कपड़े उठाने लगा। हाँ, हमने आपके कपड़े निकाल के रख दिए हैं पहले से ही, सोनम ने कंबल को समेटते हुए कहा और अमित की तरफ एक प्यारी सी स्माइल देते हुए बाहर चली गई। इतना कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल कर चली गई। अजीब होती है ये बीवियाँ भी। अभी मैंने कहा था कि मुझे 10 दिन बाद यहाँ से बाहर जाना है। मुझे तो लगा था कि ये दौड़कर मेरे गले आ लगेंगी, पर ये तो मुझे एक स्माइल देते हुए बाहर निकल गई। अमित खुद की खोपड़ी खुजाते हुए बोला और फिर टॉवल लेकर वॉशरूम में घुस गया। सोनम ने पूजा घर में जाकर तैयारी की। कान्हा जी को नहलाना, उनका भोग लगाना, आरती की थाली तैयार करना, सब कुछ। पुणे में रहते हुए उसने इस सबको कितना मिस किया था। वहाँ सुबह सुबह कान्हा का ध्यान लगाकर 2 पत्ती तो कर सकती थी, पर आरती गाना और घंटी बजाने का मतलब होता कि अगल बगल सो रही दूसरी लड़कियों को डिस्टर्ब करना और उनके बेवजह के लेक्चर सुनना। जब तक ये सब तैयार कर रही थी तब तक कविता जी और दादी सब वहाँ आ गए। नींद में अलसाती हुई पीहू भी वहाँ आ गई। अब माँ, हमने सब तैयार कर दिया है, लीजिए आरती शुरू कीजिए आप। सोनम ने आरती की थाली कविता जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं सोनम बेटा, आज से तुम ही आरती करोगी और जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक तुम ही आरती करोगी। शायद इस पागल लड़की को थोड़ी सी अकल आ जाए कि शादी सर पर सवार है और इसे सोने से फुर्सत ही नहीं है। कविता जी ने पीहू के सर पर हल्के से हाथ मारते हुए कहा। क्या माँ, आप भी ना आपके कहने पर तैयार होकर करने तो आ गई हूँ पूजा। अब आरती आप करे या फिर जाने मन करे, मैं क्या करूँ? क्या फर्क पड़ता है इससे? कान्हा जी को तो आरती और अपने भोग से मतलब है ना, चाहे कोई भी लगाए। पीहू ने अपने नींदी आंखों को मलते हुए कहा और बेमन से ही सही लेकिन आलती पालती मारकर वहीं बैठ गई। अब वो कविता जी को कैसे बताती कि रात में पुलकित से नाराज होकर उसने बेशक फोन काट दिया था, पर उसके बाद वो कितनी देर तक जागती रही थी इस गिल्ट में कि उसने बेकार में ही फोन काट दिया। कम से कम पुलकित से बात तो हो ही रही थी, भले ही लड़ाई हो रही थी दोनों की। इसीलिए बेचारी का सुबह जल्दी उठने का कोई प्लान ही नहीं था, पर कविता जी के कहने पर उसे उठना ही पड़ा। इसलिए अब वो पूजा घर में बैठे बैठे इधर उधर गिर पड़ रही थी। सोनम ने आरती की थाली उठाई और कान्हा जी की आरती करने लगी। सोनम की आवाज़ का मिठास का जादू था या फिर कान्हा जी की आरती की सुरीली आवाज़। एक एक करके सब पूजा घर में इकट्ठे हो गए और अमित आज वो भी इस ओर आने से खुद को रोक नहीं सका था। येलो टी शर्ट और ब्लू लोअर डाले वो जल्दी जल्दी पूजा में शामिल होना चाहता था। बस वो नंगे पैर ही उस ओर दौड़ पड़ा जिस ओर से सोनम की आवाज़ आ रही थी। बिंदड़ी, इतनी मन को शांति देने वाले प्रार्थना सुनकर मारो तो दिन बन गयो और किसी को देखकर ऐसा लागे से कि वाकई अकल भी ठिकाने आ गई से। सॉरी गाइज। मुझे ना ब्रजभाषा बिल्कुल भी नहीं आती, बस मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर लेती हूँ। अब भाषा तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन जो उसके अंदर का भाव है उसे तो हम नहीं व्यक्त कर सकते ना। लेकिन कोई नहीं, आप थोड़ा सा एडजस्ट करो आप लोग। दादी ने सबसे पीछे खड़े अमित को देखा और फिर कान्हा जी की तरफ देखकर अपना सिर झुका लिया, पर कविता जी ने कुछ नहीं कहा। बावजूद की डुगू को घर के इस हिस्से के अंदर आते हुए देखो, वो मन ही मन बहुत ही खुश थी। कम ऑन माँ, अब इतना भी रिएक्ट मत कीजिए जैसे कि यहाँ आकर मैंने कोई रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। मेरी ना आपके कान्हा जी से कोई नाराज़गी नहीं है, बस मेरी इनसे थोड़ा कम बनती है। अमित लाड में कविता जी के कंधों पर अपनी दोनों बाहों को डालकर उनके गले से लग गया था। अब भाई, लेकिन एक रिकॉर्ड तो टूटा ही है ना। आरती जब माँ करती थी तब तो शायद ही आप यहाँ आए हो,
पर आज सोनम की आरती करने पर आप इस तरह से यहाँ आकर खड़े हो गए। लग तो ऐसे रहा है जैसे आप सीधे बाथरूम से यहीं चले आए हो। पीहू ने अमित के कान में खुसर फुसर करते हुए कहा। कबूतर, तू ना ज्यादा चोंच मत चला, समझी? जाकर अपना बैग पैक कर ले। 10 दिन के बाद तू ना यहाँ से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करके जाने वाली है, समझी? अमित ने उसकी तरफ जबरदस्ती अपनी खीसें निपोरी और फिर धीरे से उसकी चोटी पकड़कर खींचते हुए कहा, आओ भाई, आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जिसे देखो मुझे यहाँ से भगाने में लगा हुआ है, और वो भी मुझे उन बाबा जी के साथ जिन्हें मेरी जरा भी फिक्र ही नहीं है। सोनम ने सबको आरती दी और फिर कान्हा जी का भोग सबको बांट दिया। उसके बाद सोनम ने सबके लिए नाश्ता बनाया और पीहू और उसने मिलकर नाश्ता सर्व किया और खुद भी बैठ गई। नाश्ते की टेबल पर ही अखिलेश जी और अमित प्रियुल की शादी की बात करने लगे। प्रियुल की शादी जितनी जल्दी हो सके उतना ही ठीक है। मुझे भी 10 दिन बाद श्रीनगर के लिए निकलना है और पुलकित को भी दिल्ली में ही इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है। तो पंडित जी को आज ही बुला लीजिए और सारी रस्मों की डेट वगैरह सब कुछ फाइनल कर लीजिए। डुगू ने सामने के चेयर पर बैठे हुए अखिलेश जी से किसी मशीनी अंदाज में कहा। अरे बेटा, पीहू की शादी इस घर की आखिरी शादी है, तो इतनी जल्दबाजी किस लिए है? और पुलकित को तो दिल्ली में ही इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है ना, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अखिलेश जी को डुगू का इतना जल्दी जल्दी सब निपटाना समझ नहीं आ रहा था। पाओ, मैं यहाँ ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाऊंगा। श्रीनगर एमएच से कल ही मेल आया था। वहाँ पर मौजूद इंटर्न्स कम हैं और इन सर्विस डॉक्टर्स पहले से ही फील्ड में गए हुए हैं, तो इस समय उन्हें न्यू ज्वाइनिंग इंटर्न की बहुत ज़रूरत है और ऐसे हालात में मैं यहाँ ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाऊंगा। पा अमित की बात सुनकर कविता जी और अखिलेश जी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पीहू ने सोनम के हाथ पर अपना हाथ रखा तो वो धीरे से मुस्कुरा उठी और बोली, ठीक है पीहू, ये हमें इस बारे में पहले ही बता चुके हैं। यो छोरा भी ना हमेशा जल्दी के घोड़े पर सवार रहता से। घर में बहन की शादी से मानो घड़ी जल्दी निपटा कर बस भागना चाहे से। यो भी ना सोचे कि खुद वो छोरे की नई नई शादी हो छे और घर में समय बिताने के बजाय मारो घड़ी से इंटर्नशिप पर जाने के लिए पड़ी से। दादी को बिट्टू को का यह फैसला पसंद नहीं आ रहा था, पर अमित अब इन सब से दूर पुलकित से फोन पर बात कर रहा था। माँ, फिलहाल तो इसके अलावा अब कोई चारा भी नहीं है, अखिलेश जी ने दादी को समझाते हुए कहा। माँ पा, मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि दोपहर के लंच तक मैं वापस आ जाऊँ। आप लोग प्लीज इस चक्कर में मत रहिएगा, लंच कर लीजिएगा। अगर मुझे देर होगी तो मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। अमित कह तो रहा था अखिलेश जी से, पर उसकी नजरें सोनम के ऊपर ही टिकी हुई थी, जो कविता जी के साथ मिलकर दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। अमित फिर अपनी राम प्यारी की चाबी लेकर वहां से चला गया। पता नहीं, मुझे पिछली 2 बार से ऐसा लग रहा है जैसे डुगू यहाँ दिल्ली आकर कोई और ही डुगू बन जाता है, अपने में खोया हुआ, कुछ परेशान सा, कुछ उलझा हुआ सा। इसका ज्यादातर समय घर से बाहर ही बीतता है, ना खाने की सुध और न ही आराम करने का वक्त। और अब इसी समय प्रियुल की शादी। पता नहीं कब तक अमित के चेहरे के ये भाव ऐसे ही रहने वाले हैं। अखिलेश जी अमित को जाते हुए देखकर पीछे से खुद ही किसी सोच में डूबे हुए थे। इतने दिनों के बाद दिल्ली आकर सोनम को अमित का फिर से वही रूप दिखने को मिला जो उसे प्रैक्टिकल इवेंट के बाद लौटकर आने के कुछ दिनों बाद दिखा था। किचन के पिछले दरवाजे से लगी खिड़की से गैरेज दिख रहा था और सोनम सब्जियां धोते हुए भी उसी खिड़की से अमित को देख रही थी, जो राम प्यारी पर सवार होने के बावजूद भी गंभीर मुद्रा में किसी से फोन पर बात कर रहा था और मन ही मन परेशान हो उठी थी। आखिर ऐसी क्या बात है साहिब, जो आप हमें भी बताने से परहेज कर रहे हैं? टैप से बहता हुआ पानी धुली हुई सब्जी में से होकर सिंक में गिर रहा था, पर सोनम की आंखें अमित के चेहरे के भावों पर ही टिकी हुई थी। अमित को भी इस बात का आभास हो गया कि उसे कोई देख रहा है, तो उसने अपनी नजरें भी इधर उधर टहला दी और सामने की ओर देखते हुए उसके परेशान से चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने अपने फोन को पैकेट में रखा और आंखों ही आंखों में सोनम को आश्वस्त करते हुए कि वो ठीक है, अपनी राम प्यारी पर बैठकर वहां से निकल गया। जब तक अमीन मेन गेट से होकर सड़क पर नहीं निकल गया, सोनम टकटकी लगाए उधर ही देखती रही। अरे जाने मन, सब्जी को केवल धोना है, वो कोई बेहोश नहीं है जो तुम लगातार उसे पानी से भिगो जा रही हो। पीहू ने जब ये देखा तो उसने आगे बढ़कर नल बंद कर दिया। सॉरी प्रिया, वो हम सोनम घबरा गई थी वहाँ पीहू के अचानक आ जाने से। ओके भाभी जान, वैसे भैया आप चले गए हैं तो आप चाहें तो अपने सब्जियों पर कंसंट्रेट कर सकती हैं। सोनम भी मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गई थी। दिल्ली से बाहर नवजगढ़ हाईवे पर डुगू अपने बुलेट को धड़धड़ाते हुए लिए जा रहा था। दिमाग में हजारों उलझने चलने के बावजूद भी उसे बार बार सोनम का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ रहा था और अपने जान के चेहरे को देखते ही उसके टेंशन से भरे चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरी पिया। सोनम को सब कुछ बहुत बताने का सोचकर डुगू ने अपनी बाइक को सड़क से 5 किलोमीटर अंदर एक फार्म हाउस के पास रोक दिया, जिसके गेट पर बड़े और इटैलिक स्टाइल अक्षरों में मिश्राज लिखा हुआ था। इधर रघुवंशी हाउस में लंच के समय सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। पीहू और सोनम खाने को टेबल पर लगा रही थी
पर सोनम की नजरें दरवाजे पर और उसका कान बाहर की सड़क पर लगा हुआ था। अनगिनत व्हीकल में से वही जाने पहचाने बुलेट की आवाज को पहचानने की कोशिश कर रही थी। अरे सोनम बेटा, आजा खाना खा ले, डुगू का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब तक आएगा। कविता जी ने सोनम को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहा। नहीं माँ, वो हमें भूख नहीं है, अब सब लोग खाइए ना, हम थोड़ी बात खा लेंगे। सोनम ने टालने की गरज से कहा और अंदर किचन में चली गई गर्मा गर्म रोटियां लाने के लिए। पता नहीं इस लड़के को आते ही कौन सा जरूरी काम आ गया। उसे अब ये भी नहीं याद रहता कि उसके साथ अब इस बच्ची की भी जिंदगी जुड़ी हुई है। हमेशा अपनी मनमानी करते रहता है। कविता जी दादी की प्लेट में सब्जी परोसते हुए बोल रही थी। कविता जी, आप शांति से खाना खाइए। मुझे पता है कि डुगू अगर कहीं गया है तो बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट काम होगा। अखिलेश जी की बात सुनकर सब लोग शांति से खाना खाने में लग चुके थे। कहने के तो अखिलेश जी ने कह दिया था और सबको शांत करवा दिया था, पर उन्हें खुद इस तरह से अमित का जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो इस बारे में अमित से साफ साफ बात करने का मन बना चुके थे। इधर संकी बाई के फार्म हाउस पर अमित को फिर से एक बहुत बड़ी लीड हाथ लगने वाली थी। ये ले ओ डॉक्टर बाबू, तोहार खातिर एक छोटका सा तोहफा। देख ही लियो और बताओ हमका कि कैसा लागल तो का ई तोहफा। शैंकी ने एक आदमी को अमित के पैरों की तरफ धक्का देते हुए कहा। अमित ने उस आदमी को कंधे से पकड़कर उठाया तो वो हैरान रह गया। वो माखन था। ये माखन? ये तो कह रहा था कि इसे कुछ पता नहीं है, इसे सिर्फ फोन आया था मथुरा से अभयंग की रिसेप्शन पार्टी में जाकर गड़बड़ करने का। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सैंकी माखन को उसके हवाले करके इतना खुश क्यों हो रहा था। माखन बबुआ, अपन सिरी मुख से कुछ बोलियो कि ससुरा हमका अपन डंडा उठावे के पड़ी। सैंकी ने माखन का कॉलर पकड़ा और उसे आंखों ही आंखों में पिटाई का खौफ दिखाते हुए कहा। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मैं तो बस उन लोगों के छिपने की और दाने पानी की व्यवस्था करता था।